मानकपुर गांव में एक शोभा नाम की भिखारन रहती थी। उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए वह गांव के ही मंदिर में रहा करती थी। शोभा देखने में बहुत खूबसूरत नहीं थी, उसका रंग भी काला था, जिससे सभी उसके साथ बहुत बुरे तरीके से व्यवहार करते थे। कोई उससे सीधे मुंह बात नहीं करता था। भाई जी, कुछ पैसे दे दीजिए, बहुत तकलीफ में हूँ। चल हट यहाँ से, हर रोज का तेरा एक ही नाटक है। शोभा उदास होकर आगे बढ़ती है, कुछ और लोगों से मदद मांगती है, लेकिन सभी उसे इसी तरीके से डांटकर भगा देते हैं। वह वापस मंदिर में आकर बैठ जाती है। शोभा मंदिर में ही रहा करती थी और भगवान की पूजा किया करती थी। जितने भक्त भगवान को चढ़ावा चढ़ाते, उसमें से ही खाने पीने की चीजें मंदिर का पुजारी शोभा को बेचारी समझकर दे देता था। इसी तरह शोभा की जिंदगी चल रही थी। तभी एक दिन मंदिर का पुजारी शोभा से कहता है, शोभा, ना जाने कितने सालों से तुम इसी मंदिर में पड़ी हुई हो, निकल जाओ यहाँ से। अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। इतने सालों में तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, फिर अचानक क्यों? सिर्फ तुम्हारी वजह से ही कितने भक्त मंदिर में नहीं आ पाते हैं। सभी तुम्हारे बदसूरत रूप को देखकर मंदिर में कदम भी नहीं रखते। अगर तुम नहीं रहोगी तो वो सभी भी मंदिर आएंगे और महंगा महंगा चढ़ावा चढ़ाएंगे। पुजारी शोभा की कपड़ों की पोटली मंदिर से बाहर फेंक देता है। अपनी पोटली उठाकर शोभा गांव से दूर आ जाती है। धूप बहुत तेज थी। वह चलते चलते थक जाती है और थक कर एक ओर बैठ जाती है। हे भगवान, कितने सालों तक मैंने आपकी भक्ति की और आपने मेरे साथ क्या किया? अब मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी? इतना कहकर शोभा रोने लगती है। साहस करके आगे बढ़ती है। कुछ दूर चलने पर उसे एक तालाब दिखता है। शोभा पानी पीने के लिए तालाब पर रुकती है। पानी पी ही रही थी, तभी एक फ्रॉक तैरती हुई उसके पास आती है। ये फ्रॉक कहाँ से आ गई? शोभा के कपड़े भी फटे पुराने थे, इसीलिए शोभा वह फ्रॉक पहन लेती है। फ्रॉक पहनकर खुद को तालाब में देखती है। शोभा बहुत खूबसूरत बन चुकी होती है। शोभा को भूख लगी थी, तभी उसके सामने कई प्रकार के भोजन आ जाते हैं। शोभा यह सब देखकर कुछ समझ नहीं पाती। अचानक ये क्या हो रहा है? ढेर सारा खाना आ गया, मैं इतनी खूबसूरत बन गई। क्या यह कोई जादुई फ्रॉक है? शोभा अपनी आंखें बंद करके जो भी सोचती वह उसके सामने आ जाता था। वह समझ गई, यह जादुई फ्रॉक है। फ्रॉक को पहनकर शोभा वापस गांव आई। सभी उसे देखने के लिए भीड़ लगा लेते हैं। उसे कोई नहीं पहचान पाता। सभी उसकी खूबसूरती की चर्चा करने लगते हैं। शोभा को यह देखकर विश्वास नहीं हो रहा था कि सभी लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। शोभा ने सोचा, लगता है ये सभी मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। अगर मैं इन्हें सच्चाई बता दूंगी, तब ये सब मुझसे बुरा व्यवहार करने लगेंगे। इसीलिए अच्छा यही होगा कि मैं इन्हें कुछ न बताऊं। शोभा गांव वालों को सच्चाई नहीं बताती। मैं इस गांव में मेहमान बनकर आई हूँ, क्या आप में से कोई मुझे अपने घर रखेगा? गांव वाले शोभा को अपने घर में रखने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। सभी चाह रहे थे कि शोभा उनके घर पर रहे। शोभा उनमें से एक के घर में रहने चली जाती है। गांव वाले शोभा को बहुत आदर और सम्मान देते हैं। एक दिन शोभा ने सुना कि गजेंद्र लाल के खेत में आग लग गई है। वह सुनकर शोभा वहां पहुंच गई। गजेंद्र लाल जी के पास अब कुछ नहीं बचा था जिससे वो अपना घर चला सके। वह जोर जोर से रो रहा था। शोभा जादुई फ्रॉक की मदद से पैसे मंगवाती है और गजेंद्र लाल जी को दे देती है। यह लो, इसे रख लो, इससे तुम्हारी मदद हो जाएगी। गजेंद्र लाल शोभा को धन्यवाद बोलता है। जब शोभा भिखारन थी, तब गजेंद्र लाल ने भी शोभा के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, लेकिन शोभा ने इस मुश्किल घड़ी में उनकी मदद की। मंदिर का पुजारी बहुत बीमार हो जाता है। शोभा उनके इलाज में भी मदद करती है। इसी तरह शोभा गांव के कई लोगों की मदद करती, जो पहले उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। शोभा उनका भी भला करती थी और यह सब कुछ जादुई फ्रॉक की मदद से हो पा रहा था। गांव में सभी लोग शोभा की बहुत तारीफ करने लगे। उसी गांव में एक प्रकाश नाम का लड़का था। वह गांव के सरपंच का बेटा था। जब उसने पूरे गांव में
शोभा की इतनी तारीफें सुनी तब वह शोभा को अपने घर बुलाया। शोभा की सादगी और लोगों की मदद करने का व्यवहार देखकर प्रकाश उससे बहुत प्रभावित हुआ। प्रकाश सोचता है, लगता है यही वो लड़की है जिससे मुझे शादी कर लेनी चाहिए। कुछ दिनों तक शोभा और प्रकाश की बातें हुई। फिर एक दिन प्रकाश ने शोभा से कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शोभा यह सुनकर हैरान हो जाती है। शोभा को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता कि गांव के सरपंच का बेटा उससे शादी करना चाहता है। इसका जवाब मैं कल दूंगी। इतना कहकर शोभा वहां से चली जाती है। अगले दिन सरपंच के घर जाती है। गांव के बहुत से लोग आसपास बैठे होते हैं। मैं आप सभी लोगों को एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। हाँ बोलो, क्या बताना चाहती हो? शोभा अंदर जाती है। वह जादुई फ्रॉक खोलती है, फिर सभी के सामने आती है। मैं असल में भिखारन शोभा हूँ। उस जादुई फ्रॉक की वजह से मैं खूबसूरत दिख रही थी। आज तक मैंने जितनी भी मदद की वह सभी उस जादुई फ्रॉक की मदद से की। शोभा जादुई फ्रॉक से जुड़ी पूरी कहानी सबको सुनाती है। क्या अब भी आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? नहीं ना? कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि मैं सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती से प्यार करता हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जादुई फ्रॉक मिलने के बाद भी तुमने गांव के कितने लोगों की मदद की है। जो तुम्हें इतना भला बुरा सुनाते थे, तुमने उनकी भी मदद की है। तुम जैसी सच्ची और अच्छी दिल वाली से कौन शादी करना नहीं चाहेगा? गांव वाले शोभा को देखकर सर झुका लेते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। सभी शोभा से बुरे बर्ताव के लिए क्षमा मांगते हैं। प्रकाश शोभा से ही शादी करना चाहता था। उसने अपनी और शोभा की शादी की तारीख तय करवा ली। कुछ दिनों में उन दोनों की शादी हो गई। शोभा जादुई फ्रॉक को अपने साथ तालाब तक लाती है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद जादुई फ्रॉक, अब तुम आजाद हो। इतना कहकर शोभा जादुई फ्रॉक को वापस तालाब में छोड़ देती है और प्रकाश के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सोने का कुआं। एक गांव में दो मित्र रहते हैं, विजय और संजय। दोनों लकड़ी काटने जंगल जाते हैं और लकड़ियां बेचकर और खरगोश पकड़कर अपना जीवन यापन करते हैं। एक दिन काम करके जंगल के बीच में थक कर बैठे दोनों बात करते हैं। यार संजय, आज दिन भर से हमें एक भी खरगोश नहीं मिला। हाँ, क्योंकि जंगल में अब पेड़ और हरियाली ही कम हो गई है, तो जानवर कहाँ बचेंगे। चल आज कुछ लकड़ी ही तोड़ कर ले चलते हैं। हाँ, परंतु इन सूखी लकड़ियों से कब तक चलेगा यार। तू फिक्र ना कर, भगवान एक दिन हमारी बात सुन ही लेगा। ऐसा कहते हुए वे दोनों अपने घर की ओर चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन विजय कहता है, आज किसी भी हालत में खरगोश पकड़ ही लेंगे और इन गड्ढों में जाल लगा देंगे। शायद कोई खरगोश फंस ही जाए। यार तब तक कोई पेड़ काट लेते हैं। आज भी खरगोश फंसे या ना फंसे कोई भरोसा नहीं। इतने में एक खरगोश आकर जाल में फंस जाता है, परंतु इनका ध्यान ना रहने के कारण वो खरगोश जाल के दोनों रस्सी काट देता है। अरे अरे देख तो, खरगोश फंसा क्या? हाँ, खरगोश फंसा है, तुम जल्दी आओ। जैसे ही वे दोनों खरगोश को पकड़ने जाते हैं, वे खरगोश जाली लेकर भागता है और एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। अरे यार, हम पेड़ काटने में रह गए और ये हमारी जाली काट के ले गया। इसको तो पकड़ना ही होगा। चल देखते हैं। ये गड्ढा तो काफी गहरा है, लगता है किसी पुराने जमाने का कुआं है। फिर वो आजू बाजू की घास साफ करके देखते हैं। वो देखते हैं कि खरगोश कुएं के बीच में ही लटका होता है। तू गांव से जल्दी रस्सी और बाल्टी ले आ, हम इस खरगोश को निकाल लेंगे। ठीक है, मैं अभी लाता हूँ। ये कहकर वो भागते हुए रस्सी बाल्टी लेकर आता है और फिर खरगोश को ऊपर निकाल लेते हैं। अरे इस खरगोश को निकालते निकालते हम बहुत थक गए हैं। थोड़ा पानी निकाल लेते हैं इस कुएं से। ठीक है, मैं अभी निकालता हूँ। अरे इसमें तो कचरा है। ऐसा कहकर 3-4 बार कुएं का पानी निकालते हैं तो इतने में एक जादुई परी बाहर निकलती है। वो कहती है, अरे डरो नहीं, मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहती हूँ। तुमने बरसों बंद पड़े इस कुएं से ऐसे पानी निकालकर इसे फिर से नया जीवन दिया है। मैं यहाँ बरसों से बंद थी। तुम मांगो, जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो लकड़ी काटते हैं।
खरगोश पकड़ते हैं। हमें बस पानी पीने को चाहिए और हम अपने घर चले जाएंगे। तथास्तु। परी इतना कहते ही वो दोनों जी भर के पानी पीते हैं। और तुम्हें क्या चाहिए? मैं इस गरीबी से तंग आ गया हूँ। मुझे बहुत सा सोना चाहिए जिसे मैं बेचकर अपने हिसाब से जब चाहूँ पैसा कमा सकूँ। तथास्तु। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम इस कुएं से जितना चाहो उतना सोना निकाल पाओगे, परंतु याद रहे जब तक ये राज तुम दोनों को मालूम है तभी इस कुएं से सोना निकलेगा, अन्यथा नहीं। ठीक है। इसके बाद परी गायब हो जाती है। फिर दूसरे दिन संजय कहता है, चल हम जंगल चलेंगे और हम बहुत सारा सोना लाएंगे। ठीक है, मैं कुएं से पानी मांग लिया करूँगा, तू सोना मांग लिया कर। अरे पानी भी कोई मांगने की चीज है? सोना तो पानी से बहुत कीमती है। अच्छा हो गया मैंने सोना मांग लिया, वरना हम बाकी जिंदगी भी ऐसे ही गरीबी में ही काट देते, समझा? ऐसे कुछ दिन तक वे दोनों लगातार सोना निकालते हैं और उसे बेचकर अच्छे से जीवन यापन करने लगते हैं। परंतु कुछ दिन बाद संजय को पैसे का घमंड आने लगता है। अरे मैं इसे क्यों ले जाऊं? अकेला ही जाऊंगा और अकेला ही सोना बेचकर पैसे कमा लूंगा। एक दिन ऐसे ही संजय अकेला ही जंगल गया और कुएं में उतर गया, परंतु ऊपर चढ़ने के लिए उसने जैसे ही रस्सी पकड़ी वो टूट गई और वो कुएं में ही अटक जाता है। अरे बचाओ बचाओ! पूरा दिन कोई नहीं आता। संजय भूखा प्यासा वहीं फंसा रहता है। फिर शाम होते ही संजय के पिताजी रामदास विजय के पास आते हैं। अरे विजय, संजय सुबह से घर नहीं आया है, शाम हो गई, क्या तुमने उसे कहीं देखा? नहीं, वो तो आज सुबह से मुझे मिला ही नहीं। मैंने पूरा गांव में पता किया, वो कहीं नहीं है, क्या तुम्हें कुछ पता है? हाँ, वो जंगल में होगा, परंतु अभी तो बहुत रात हो गई है, कल सुबह जाकर देखते हैं। अब ठीक है बेटा। संजय को ढूंढने के लिए गांव के कुछ लोगों के साथ विजय और रामदास आते हैं। वहां उन्हें संजय कुएं में फंसा हुआ मिलता है। उसके पास इतना सोना देखकर सभी गांव वाले उसको निकालने के बदले थोड़ा थोड़ा सोना मांग लेते हैं और संजय को बाहर निकाल लेते हैं। अरे ठीक है, मैं अपने पास का सोना सभी को थोड़ा थोड़ा दूंगा, परंतु मुझे अभी निकालो। इस सोने के कुएं का राज सभी को पता चल गया है। परी के कहे अनुसार आज के बाद यहाँ से कभी सोना नहीं निकलेगा। तुम्हारे अत्यधिक लालच के कारण तुम इस कुएं में गिर गए और सोने का कुआं अब हमेशा के लिए पानी के कुएं में बदल गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि अति लालच के कारण कभी कभी हम खुद का नुकसान कर बैठते हैं। सुनहरा ब्रेसलेट और लालची दुकानदार। एक बार की बात है, एक गांव में एक छोटी लड़की अपनी बूढ़ी दादी के पास ही रहती थी, क्योंकि उसके मम्मी पापा उसको छोड़कर कहीं दूर चले गए थे। कुछ दिनों तक तो वो लोग उसको पैसे भेजते रहे, परंतु अब उनका कोई पता नहीं था। छोटी लड़की का नाम था रानी। वे लोग बहुत गरीब थे। उनको अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए दूसरे घरों में काम करना पड़ता। एक दिन रानी अपनी दादी के पास लेटी थी, तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, खिलौने ले लो, कपड़े ले लो, पुराने टूटे फूटे सामान के बदले नई नई चीजें खरीदो। लड़की भागती हुई बाहर गई। उसने देखा कि एक ठेले पर ढेरों खिलौने लदे थे, छोटे छोटे ब्रेसलेट, नेकलेस और भी बहुत सारा सामान था। वह दौड़कर दादी के पास आई और उनको खींचकर ले गई। दादी के पास तो पैसे भी नहीं थे। दादी गई, उसने खिलौने वाले से दाम पूछा, पर दाम सुनकर वह रानी का हाथ पकड़ के अंदर ले आई और उसको समझाया कि ये तो बहुत महंगा है और ये सामान बेचने वाला भी बहुत लालची है। रानी आंखों में आंसू भरकर दादी के पास आकर लेट गई। अब रानी रोज उसी खिलौने वाले का इंतजार करती। एक दिन फिर उसके कानों में वैसी ही आवाज पड़ी, खिलौने ले लो, कपड़े ले लो, पुराने टूटे फूटे सामान के बदले नई नई चीजें खरीदो।
अब रानी से रुका नहीं गया। दौड़कर बाहर आई तो देखा ये तो कोई दूसरा आदमी है। वो दादी को बुला कर लाई। दादी ने फिर उस आदमी से मोल भाव किया, लेकिन कोई भी उन्हें मुफ्त में सामान नहीं दे सकता था और वो चला गया। रानी फिर उदास हो गई। अब रानी का मन किसी काम में नहीं लगता था, क्योंकि उसके मन में तो खिलौने वाले के सारे सामानों में पड़ा एक सुनहरा ब्रेसलेट लेने की धुन सवार थी। दादी अपने घर का सब काम निपटा रही थी, तभी उनकी नजर कोने में पड़ी एक तश्तरी पर पड़ी, जो बिल्कुल काली और मैली कुचैली पड़ी हुई थी। उसने सोचा, क्यों ना इस तश्तरी को बेचकर रानी के लिए ब्रेसलेट खरीद दूं। अब की बार जब खिलौने वाला आया और उनकी आवाज रानी और उसकी दादी के कान में पड़ी, तो वो दोनों बाहर की तरफ दौड़ी। खिलौने वाले को तश्तरी दिखाई। उसने उसे घुमा फिरा कर देखा, फिर वह समझ गया कि ये तश्तरी तो सोने की है। लेकिन उसके मन में चालाकी और लालच आ गया। उसने कहा, इसके बदले तो मैं सिर्फ एक खिलौना ही दे सकता हूँ। रानी को तो ब्रेसलेट चाहिए था। उसने कहा, नहीं, मुझे खिलौना नहीं चाहिए। अब 5-6 दिनों के बाद दूसरा खिलौने वाला आया। उसको जब रानी और उसकी दादी ने प्लेट दिखाई तो वह बहुत खुश हुआ और उसने वह तश्तरी लेकर उसको वह सुनहरा ब्रेसलेट दे दिया और भी बहुत सारा सामान दिया और वहां से चला गया। उसने बाजार में जाकर पता किया तो उसे मालूम हुआ कि ये तश्तरी तो बहुत कीमती है। उसको बेचकर उसे बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने अपनी एक दुकान खरीद ली और अच्छा व्यापारी बन गया। उधर पहला खिलौने वाला जब रानी के दरवाजे पर आवाजें लगाने लगा तो रानी ने उसको बताया कि उसने तो ब्रेसलेट खरीद लिया और भी बहुत सारा सामान खरीदा। अब लालची खिलौने वाले ने अपना सर पीट लिया, क्योंकि वह तो इसी चालाकी में था कि इन लोगों को बेवकूफ बनाकर वह तश्तरी ले जाएगा और माला माल हो जाएगा। लेकिन अब बेवकूफ बनने की उसकी बारी थी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की कमजोरी और मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, वरना हमें भी उस खिलौने वाले की तरह धोखा खाना पड़ सकता है।